बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा लेक्चर है केमिकल बॉन्डिंग पर कि केमिकल बॉन्डिंग क्या होती है, इसकी कितने टाइप्स हैं, उन तमाम टाइप इसकी जितनी टाइप्स हैं उनको एक्सप्लेन करेंगे हम इस लेक्चर के अंदर। तो केमिकल बॉन्डिंग क्या होती है? केमिकल बॉन्डिंग एक्चुअली ये एक फोर्स होती है जो दो या दो से ज़्यादा एटम्स को मॉलिक्यूल की शक्ल में या आयन की शक्ल में जोड़े रखती है, बांधे रखती है। उस फोर्स को केमिकल बॉन्डिंग कहते हैं। उस ताकत को, उस जो इन एटम्स को आपस में जोड़े रखती हैं, उस फोर्स को केमिकल बॉन्डिंग कहते हैं। केमिकल बॉन्डिंग क्यों एक एटम जो है वो क्यों कंबाइन होता है, क्यों केमिकल बॉन्डिंग उसके दरमियान दूसरे एटम्स के साथ क्यों वो कंबाइन हो जाता है, क्यों वो बॉन्ड बना लेता है, क्यों ये फोर्सेस उनके दरमियान आ जाती हैं? उसकी वजह क्या होती है? उसकी वजह ये है कि हर एटम जो है वो ये चाहता है कि उसका जो आउटर मोस्ट शेल है, उसका जो ऑर्बिटल है या वैलेंस जो बॉन्ड है वो मुकम्मल हो जाए। इसको मुकम्मल करने के लिए जो एटम्स हैं ना वो बाज़ औक़ात इलेक्ट्रॉन दे देते हैं, बाज़ औक़ात इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं और बाज़ औक़ात इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो जाती है। तो इलेक्ट्रॉन दे देना, ले लेना या शेयरिंग कर लेना, वो एक्चुअली वो अपने जो आउटर मोस्ट शेल होता है, वैलेंस जिसको बैंड कहते हैं, उसको मुकम्मल करने के लिए वो इलेक्ट्रॉन देता लेता या शेयरिंग कर लेता है। तो एटम कंबाइन होने की ये वजह होती है, यानी बॉन्ड बनने की जो असल वजह होती है वो ये होती है कि एटम्स अपने आउटर मोस्ट शेल को या वैलेंस बैंड को मुकम्मल करना चाहते हैं। तो कैसे मुकम्मल कर सकते हैं, कैसे कंबाइन हो सकते हैं, या फोर्सेस किस तरह से दो एटम्स के दरमियान आ सकती है, उसके क्या हो सकता है? या इलेक्ट्रॉन, कोई एटम इलेक्ट्रॉन दे देगा या ले लेगा या वो शेयरिंग कर लेगा। ठीक है, तो इन्हीं तरीक़ों से एटम जो है वो दूसरे एटम के साथ कंबाइन हो जाता है। तो यानी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र ऑफ एन वन और मोर इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन वैलेंस शेल ऑफ वन एटम टू द वैलेंस शेल ऑफ another एटम, या वन टू और थ्री इलेक्ट्रॉन्स पेयर्स ऑफ द वैलेंस शेल ऑफ बोथ द कंबाइनिंग एटम्स आर शेयर्ड बिटवीन देम। तो वही बात है जो अभी मैंने बताई कि वो या इलेक्ट्रॉन दे देते हैं या ले लेते हैं एटम्स, या वो शेयर कर लेते हैं। तो कितनी किस्म के बॉन्ड्स होते हैं? अमूमन दो किस्म के बॉन्ड्स हैं जिन्हें अगर हम कैटेगराइज करें उनकी यानी वो कितने स्ट्रॉन्ग होते हैं, तो दो किस्म के होते हैं, एक स्ट्रॉन्ग होते हैं और एक वीक बॉन्ड्स होते हैं। जो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स हैं उनमें आयनिक बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड या मेटालिक बॉन्ड्स होते हैं, जबकि वीक बॉन्ड्स में हाइड्रोजन बॉन्ड और वैन डर वाल्स इंटरेक्शन होती हैं। तो पहले हम स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स पढ़ते हैं, उसके बाद वीक बॉन्ड्स को देखेंगे। तो आयनिक बॉन्ड क्या होता है? ये आयनिक बॉन्ड एक ऐसा बॉन्ड होता है जो दो एटम्स के दरमियान बनता है। इस तरह से बनता है कि एक एटम मुकम्मल तौर पर अपना इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम को दे देता है। जब एक इलेक्ट्रॉन जब एक एटम अपना इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे एटम को दे देता है तो उसके नतीजे में क्या होता है कि उसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। किसके ऊपर? जो इलेक्ट्रॉन दे देता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के ऊपर कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज होता है, मनफी चार्ज होता है। तो जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन को दे देता है तो चूंकि एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, कमी होने को हम क्या कहते हैं कि उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, यानी उसके ऊपर प्रोटॉन की तादाद जो है वो बढ़ गई है। मैंने आपको बताया था, आपको याद होगा कि किसी भी एटम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की तादाद हमेशा बराबर होती है। तो जब एक इलेक्ट्रॉन एक एटम को छोड़कर दूसरे एटम के पास चला जाता है तो उसके नतीजे में उसके जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं ना न्यूक्लियस के अंदर, वो बढ़ जाते हैं। इसलिए हमने उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हम कह देते हैं कि इलेक्ट्रॉन देने का मतलब होता है कि उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, वो आयन बन गया है। तो इसी तरह जो एटम इलेक्ट्रॉन को ले लेता है, तो इलेक्ट्रॉन ले लिया तो इसका मतलब है कि उसके ऊपर कौन सा चार्ज आ गया? उसके ऊपर चार्ज आ गया नेगेटिव चार्ज, क्योंकि उसके ऊपर पहले तो कोई चार्ज नहीं था। उसके आउटर मोस्ट शेल में जितने उसके इलेक्ट्रॉन थे वो मौजूद थे। हमने एक इलेक्ट्रॉन बाहर से उसको दिया तो उसके नतीजे में उसके ऊपर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की तादाद ज़्यादा होगी। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की तादाद ज़्यादा होने का मतलब है कि उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो आप देखें कि जिस एटम ने इलेक्ट्रॉन दिया उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया,
और जिस एटम ने इलेक्ट्रॉन लिया उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया। अब ये देखें, ये दो दो क्या हो गई, ये दो चार्जेस बन गए, एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज। और आपको पता है कि दो अपोजिटली चार्ज अगर कहीं पर हों तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और उनको इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो ये इन इस फोर्स के ज़रिए जो दो एटम हैं ये आपस में जुड़ जाते हैं, और इस तरह से जुड़ने, जो बॉन्ड इनको इस तरह से जोड़ता है उसको आयनिक बॉन्ड कहते हैं। ठीक है। एन आयनिक बॉन्ड इज अ टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड दैट इन्वॉल्व्स ए मेटल एंड अ नॉन मेटल। एक मेटल होता है इसमें और एक नॉन मेटल होता है। मेटल वो होता है जिसके पास इलेक्ट्रॉन होता है और वो इलेक्ट्रॉन को दे देता है, उसको मेटल कहते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन को रिसीव करता है, ले लेता है, उसको नॉन मेटल कहते हैं। इट इज ए बॉन्ड फॉर्म्ड बाय द अट्रैक्शन बिटवीन टू अपोजिटली चार्ज आयंस। जैसे मैंने अभी बताया कि एक इलेक्ट्रॉन जब एटम दे देगा तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और जब एक एटम इलेक्ट्रॉन को ले लेगा तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। और इस तरह ये दो अपोजिटली चार्ज आयंस बन जाएंगे और ये आयंस एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, जिसके नतीजे में आयनिक बॉन्ड बन जाता है। तो ये देखें, इसको हम एक्सप्लेन करते हैं एक एग्जांपल से, जो बहुत ही कॉमन एग्जांपल है आयनिक बॉन्ड की, सोडियम क्लोराइड की। ये जो हम सॉल्ट यूज़ करते हैं अपने घरों में, सोडियम क्लोराइड, उसकी एग्जांपल उस ये जो सोडियम और क्लोराइड आपस में जुड़े हुए हैं, ये आयनिक बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। देखें किस तरह जुड़े हुए हैं। ये देखें, ये सोडियम का एटम है, ये सोडियम का एटम है। सोडियम के एटम के आखिरी शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है। देखें, ये यहाँ पर ये बबल शो किया हुआ है, ये इसका मतलब एम्प्टी इलेक्ट्रॉन, इसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, बल्कि ये सिर्फ एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, आखिरी शेल में ये देखें कि सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है इसके पास। ठीक है। अब चूंकि इसने आयनिक बॉन्ड बनाना है तो ये आयनिक बॉन्ड बनाने के लिए क्या है कि ये अपना इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दे। तो ये देखें, ये अपना इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देता है, तो इसके नतीजे में इसके ऊपर देखें इसका आखिरी शेल मुकम्मल हो जाता है। इस बात को जहन में रखें कि बॉन्ड क्यों बनता है। मैंने आपको बिल्कुल शुरू में बताया कि बॉन्ड इसलिए बनता है कि हर एटम चाहता है कि उसका आउटर मोस्ट शेल मुकम्मल हो जाए। तो देखें, इसके इसके पास दो ही तरीके हैं अपना आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट करने के। एक तो ये है कि ये 7 इलेक्ट्रॉन किसी से ले ले और इसके आखिरी शेल इस तरह 8 होकर ये मुकम्मल हो जाएगा। या दूसरा तरीका ये है जो आसान है, वो ये है कि ये अपना एक इलेक्ट्रॉन दे दे, तो इसका जो पिछले वाला शेल है वो मुकम्मल हो जाएगा। पहले शेल को कहते हैं, न्यूक्लियस के गिर जो पहला शेल होता है ना उसको कहते हैं के शेल। उससे नेक्स्ट जो शेल होता है उसको कहते हैं एल। उससे नेक्स्ट शेल जो होता है उसको कहते हैं एम, यानी के एल एम। तो देखें, इसके एम शेल में इस वक्त एक इलेक्ट्रॉन है। अगर ये अपना एक इलेक्ट्रॉन दे देना तो इससे पिछले वाला शेल यानी कि एल शेल मुकम्मल हो जाएगा। तो देखें, एल शेल में 8 इलेक्ट्रॉन आ गए, इसलिए अपना इलेक्ट्रॉन दे देते हैं। तो ये देखें, ये जो क्लोरीन एटम है, क्लोरीन एटम के आखिरी शेल में ना 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये देखें, एक दो तीन चार पाँच छः सात, और ये देखें ये एक यानी एम्प्टी होल शो किया हुआ है, यानी ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर कमी है, डेफिशिएंसी है इसके पास इलेक्ट्रॉन की, एक इलेक्ट्रॉन की। अगर एक इलेक्ट्रॉन कहीं से इसके पास आ जाए तो इसका आखिरी शेल मुकम्मल हो जाएगा। यानी इसका आखिरी शेल कौन सा बनता है, के एल एम, इसका आखिरी शेल एम बनता है। तो क्या होता है कि ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिलीज़ होता है ना, सोडियम एटम रिलीज़ करता है, वो ये इलेक्ट्रॉन, ये जो एटम है क्लोरीन का, ये इसको रिसीव कर लेता है। तो जैसे ये रिसीव करता है इसके पास क्या आ जाता है, नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो देखें, अब ये पॉजिटिव चार्ज और ये नेगेटिव चार्ज, ये दोनों आइंस हैं। ये कैटाइंस है, जो इलेक्ट्रॉन दे देता है, रिलीज़ कर देता है, उसके नतीजे में कैटाइंस बन जाते हैं। कैट आइंस मतलब पॉजिटिव। और जो एटम इलेक्ट्रॉन को रिसीव करता है उसके नतीजे में आइंस बन जाते हैं। आइंस का मतलब एक होता है, आइंस का ये मतलब होता है कि या तो उसने इलेक्ट्रॉन दे दिया है या ले लिया है। ठीक है। तो तो ये देखें, इसने इलेक्ट्रॉन दे दिया था तो इसका नाम कैटाइंस है, इसने इलेक्ट्रॉन ले लिया था, इसका नाम एनाइंस है। अब ये दोनों आइंस आपस में मिलेंगे और बॉन्ड बना लेंगे। ये देखें, ये पॉजिटिव आइंस और ये नेगेटिव आइंस। ये नेगेटिव आइंस क्लोरीन का है और पॉजिटिव आइंस सोडियम का है। इन दोनों के नतीजे में क्या होता है
कि इनकी आपस में कोविलेंट बॉन्ड बन जाता है। और कोविलेंट बॉन्ड जो होता है वो बहुत मजबूत बॉन्ड होता है। ठीक है। अब कोविलेंट बॉन्ड को बहुत सारे फैक्टर होते हैं कोविलेंट बॉन्ड के, जैसे कि आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी ऐसी एनर्जी जो किसी एटम्स में से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है उसको आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। तो ठीक है, ये यानी यहाँ मेटल्स की एग्जांपल दी हुई कि अल्कली, ये जो शेल ग्रुप है उसमें उन्होंने कहा है कि मेटल्स फॉर्म कैटायंस इजीली बिकॉज ऑफ द लो वैल्यू ऑफ आयोनाइजेशन। क्यों जो अल्कली मेटल्स होती हैं, ये एक शेल ग्रुप है, पीरियोडिक टेबल में देखेंगे उसको, उसके नाम से उन्होंने उसका नाम रखा हुआ है ग्रुप का, अल्कली मेटल्स। ये अल्कली मेटल्स जो होती हैं ना, ये बड़ी जल्दी से अपना इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देती हैं, यानी उनकी आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत कम होती है, तो इसलिए वो बड़ी आसानी से कैटाइंस बनाती हैं और अपना इलेक्ट्रॉन, तो उनकी आयोनाइजेशन बहुत कम होती है। अच्छा, इलेक्ट्रॉन गेन एनर्जी, इसी तरह एक हेलोजेंस ग्रुप है। अगर आप जाएं ना, सातवां ग्रुप उसको हेलोजेंस के नाम से, क्लोरीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये वाला ग्रुप, तो इस इनकी जो इलेक्ट्रॉन गेन एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा होती है। तो ये क्या होता है, मोर टेंडेंसी ऑफ एटम टू फॉर्म एनाइन, तो ये इनके पास जो होती है ये जो ग्रेटर द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एनर्जी, यानी इनकी बहुत ज़्यादा, अगर जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन गेन एनर्जी जितनी ज़्यादा होगी, यानी इलेक्ट्रॉन को रिसीव करने की जितनी ज़्यादा होगी एनर्जी, उतने ही उसकी टेंडेंसी होगी एनाइन बनाने की। मिसाल के तौर पर जो हेलोजेंस है ना, यानी जो फ्लोरीन है, उसकी सबसे ज़्यादा है इलेक्ट्रॉन को रिसीव करने की, उसकी जो एनर्जी है, उसकी जो टेंडेंसी है वो सबसे ज़्यादा है। उसके नीचे फ्लोरीन के नीचे क्लोरीन है, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन। तो जैसे ग्रुप में आप ऊपर से नीचे की तरफ जाएं तो ये टेंडेंसी जो है ना ये कम होती चली जाती है। इसका मतलब जो फ्लोरीन है उसकी टेंडेंसी सबसे ज़्यादा है इलेक्ट्रॉन को रिसीव करने की। अच्छा, इसी तरह साइज ऑफ द आयन, ये लेटिस एनर्जी। लेटिस एनर्जी है कि एनर्जी रिलीज व्हेन द क्लोज पैकिंग ऑफ द गैशियस आयंस ऑफ द अपोजिट चार्ज फॉर्म्स वन मॉलिक्यूल ऑफ सॉलिड्स, यानी दो, वो एनर्जी जो एक पॉजिटिव आयंस बन गया एक नेगेटिव, और इनके आपस में मिलने से जो एक सॉलिड बनेगा, जो आयनिक बॉन्ड बनेगा, तो उसमें जो एनर्जी रिलीज होती है उसको कहते हैं लैटिस एनर्जी। ठीक है, यानी इसका मतलब ये हुआ कि ये बॉन्ड जितना मजबूत होगा उतना मजबूत सॉलिड बनेगा, और अगर आपने इस सॉलिड को दोबारा ब्रेक डाउन करना है तो आपको उतनी ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगी। ठीक है, तो उसको कहते हैं लैटिस एनर्जी। इसी तरह साइज ऑफ द आयन, साइज ऑफ द आयन भी मैटर करेगा कि इसका जो बॉन्ड बनेगा, यानी आप फ़र्ज़ कर लें अल्कली और हेलोजेंस के दरमियान जो बॉन्ड बनेगा वो कौन सा सबसे ज़्यादा मजबूत, कौन सा बॉन्ड्स होगा। जो अल्कली का सबसे बड़ा एटम होगा, यानी उसकी आयनाइजेशन एनर्जी सबसे कम होगी, यानी वो कौन सा होगा, जो सबसे नीचे होगा ग्रुप में। और जो हेलोजेंस होंगे उसमें जो सबसे ऊपर वाला एटम होगा, जिसकी जो इलेक्ट्रॉन गेन एनर्जी है वो सबसे ज़्यादा होगी, उनके दरमियान जो बॉन्ड बनेगा वो सबसे ज़्यादा मजबूत होगा, क्योंकि इसकी आयनाइजेशन एनर्जी अल्कली की सबसे कम होगी सबसे ऊपर वाले एटम की, और सबसे नीचे वाले एटम की, और हेलोजेंस के सबसे ऊपर वाले एटम की जो एनर्जी इलेक्ट्रॉन गेन एनर्जी होगी, उसकी जो टेंडेंसी होगी वो सबसे ज़्यादा होगी। तो इनके दरमियान जो एटम बनेगा वो बॉन्ड बनेगा वो बहुत ज़्यादा मजबूत होगा। तो यही साइज़ का इन्होंने यही शो किया, बताया हुआ है कि साइज़ किस तरह मैटर करता है आयनिक बॉन्ड बनने में। अब है कोवेलेंट बॉन्ड, के कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है। ए कोवेलेंट बॉन्ड इन विच टू एटम्स शेयर सम ऑफ देयर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स देयर बाय क्रिएटिंग ए फोर्स दैट होल्ड्स द
एटम्स टुगेदर। अभी हमने पहले भी ये बात कर चुके हैं कि एटम्स अपना आखिरी शेल मुकम्मल करने के लिए क्या करता है, बॉन्ड बनाता है। तो आयनिक बॉन्ड में हमने देख लिया कि इलेक्ट्रॉन मुकम्मल तौर पर एक एटम से निकल जाता है और दूसरा एटम उसको रिसीव कर लेता है, जिसके नतीजे में इनके दरमियान जो है वो बॉन्ड बन जाता है। और बॉन्ड क्यों बनता है, क्योंकि एक पॉजिटिव चार्ज बन जाता है और एक नेगेटिव चार्ज यानी आयंस आयंस बन जाते हैं। तो वो आयंस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, जिसके नतीजे में एक मजबूत बॉन्ड बन जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से। इसी तरह जो कोवेलेंट बॉन्ड है ना, इसमें दो एटम्स के दरमियान बॉन्ड बनेगा, जिसमें क्या होगा कि एटम जो हैं वो शेयरिंग करेंगे इलेक्ट्रॉन्स की। यानी कोई भी एटम जो है वो अपने इलेक्ट्रॉन को मुकम्मल तौर पर रिलीज़ नहीं करेगा और दूसरे वाला एटम मुकम्मल तौर पर उसको रिसीव नहीं करेगा, बल्कि शेयर करेंगे। दोनों दोनों एटम आपस में शेयर करेंगे इलेक्ट्रॉन्स का। ये सिंगल शेयरिंग भी हो सकती है, यानी एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग भी हो सकती है, दो दो की भी हो सकती है और तीन तीन की भी हो सकती है। तो इस तरह के बॉन्ड को हम कहते हैं कोवेलेंट बॉन्ड, जिसमें इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, इक्वली शेयरिंग होती है। ये देखें मिसाल के तौर पर एक एग्जांपल दी हुई है क्लोरीन की, यानी Cl2 किस तरह बनता है। जो क्लोरीन मालिक्यूल होता है या Cl2 ये किस तरह बनती है। देखें ये Cl का ना आउटर मोस्ट शेल दिखाया हुआ है। अब इसके अंदर वाले शेल नहीं दिखाए, सिर्फ आखिरी शेल दिखाया हुआ है। उसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं, उसमें 7 इलेक्ट्रॉन हैं। इस क्लोरीन के पास भी 7 इलेक्ट्रॉन हैं और इस क्लोरीन के पास भी कितने एटम हैं, सॉरी इलेक्ट्रॉन हैं, 7 हैं आखिरी शेल में। अब ये 8 अगर हो जाएं तो ये इसका आखिरी शेल मुकम्मल हो जाएगा। तो ये दोनों आपस में क्या करते हैं, क्या दोनों जब एक दूसरे के करीब आते हैं तो एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करते हैं। तो ये देखें यहाँ शेयरिंग शो की हुई है। ये जैसे ही एक एक की शेयरिंग करते हैं ना, तो आप देखें ये इलेक्ट्रॉन इसका भी बन गया और ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है वो इस वाले क्लोरीन का भी बन गया और इसके नतीजे में एक बॉन्ड बन गया, जिसके नतीजे में Cl2 मॉलिक्यूल बन गया। सही है। यानी देखें इन्होंने एक एक एटम एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की, जिसके नतीजे में एक सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बना और उसके नतीजे में Cl2 मॉलिक्यूल बन गया। ये Cl और Cl ये एटम्स हैं, ये Cl एक एटम है और ये एक Cl एटम है। जब जब आपस में करीब आए तो नतीजे में करीब आकर दोनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की, जिसके नतीजे में एक मॉलिक्यूल बन गया जिसका नाम Cl2 है। और उसके नतीजे में इन दोनों के जो आखिरी शेल है वो मुकम्मल हो गया, दोनों के आखिरी 8 इलेक्ट्रॉन आ गए। सही है। तो अब है सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, डबल कोवेलेंट बॉन्ड एंड ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। ये सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड की एग्जांपल है, ये जो मैंने Cl2 की दी है, आप इसे सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड की एग्जांपल में भी लिख सकते हैं। इसी तरह यहाँ पर और भी शो किए हुए हैं कि HCl के दरमियान जो बॉन्ड होता है वो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड होता है। इसी तरह ये कार्बन के दरमियान, कार्बन और कार्बन के दरमियान सिंगल भी होता है, डबल भी होता है और ट्रिपल भी होता है। तो यहाँ पर सिंगल शो किया हुआ है। इसी तरह ब्रोमीन के दरमियान जो होगा बॉन्ड जो बनेगा वो भी सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड होगा। ये क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये तमाम एक ही ग्रुप में हैं, आप के मेंबर हैं। इनके आखिरी शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए ये आपस में शेयरिंग कर लेते हैं। इस तरह H2 के दरमियान में, H और H के दरमियान भी बन सकता है, H2 जो मॉलिक्यूल बनेगा वो भी बन सकता है। इसी तरह ऑक्सीजन के दरमियान डबल कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। ऑक्सीजन के आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहाँ अब शो नहीं किया हुआ, आपको याद रखना है कि जो ऑक्सीजन है उसके आखिरी शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो एक ऑक्सीजन, अब इसको अपने आखिरी शेल को मुकम्मल करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2। तो फिर क्या होता है कि 2 ऑक्सीजन के एटम जो है ना वो आपस में करीब जब आते हैं तो उसके नतीजे में दो दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लेते हैं। तो जैसे ही दो दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करते हैं तो उनके आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन मुकम्मल हो जाते हैं। ठीक है। इसी तरह ये अभी मैंने बताया था कि कार्बन सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड भी बनाता है और डबल भी बनाता है। तो ये देखें डबल भी बना हुआ है। ये जो एक लाइन है ना ये 2 इलेक्ट्रॉन को शो करती है। ठीक है। इसी तरह ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड है, ऐसा बॉन्ड जिसमें हर एटम 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, यानी 3 एक एटम शेयर करता है, 3 दूसरा एटम शेयर करता है। तो देखें ये जो नाइट्रोजन है इसके आखिरी शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं।
तो इसे अपना शेल मुकम्मल करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं? 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं। तो ये 3 इलेक्ट्रॉन जो एक दूसरे नाइट्रोजन के साथ आप मिलता है, तो उसके नतीजे में 3-3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है और इस तरह इनके 5 इलेक्ट्रॉन जो 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो 8 इलेक्ट्रॉन बन जाते हैं और इसके नतीजे में N2 बन जाता है मॉलिक्यूल। और इसी तरह कार्बन ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड भी बनाते हैं। ये एक लाइन जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन को शो करती है। इस तरह जो कोवेलेंट बॉन्ड है वो सिंगल भी हो सकता है, डबल भी हो सकता है और ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड भी हो सकता है। इसी तरह जो ये कोवेलेंट बॉन्ड होता है ना, ये पोलर भी हो सकता है और नॉन पोलर भी होता है। पोलर का क्या मतलब होता है कि पोलर जो बॉन्ड होता है ना, कोवेलेंट बॉन्ड होता है, ये दो डिसिमिलर काइंड ऑफ एटम्स के दरमियान बनता है। मिसाल के तौर पर HCl एक जो है कोवेलेंट बॉन्ड है, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है। अब जो क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ना, वो हाइड्रोजन से क्या है, ज़्यादा है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं कि किसी एटम की टेंडेंसी कि वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच ले, उसको कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। यानी जो क्लोरीन है ना, वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज़ कम्पेयर टू हाइड्रोजन। यानी इनके दरमियान जो बॉन्ड बनता है ना इलेक्ट्रॉन का, दोनों इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन देगा, एक क्लोरीन देगा। अब ये जो इलेक्ट्रॉन का क्लाउड होगा ना, क्लाउड होगा यानी वो जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनका झुकाव ज़्यादा क्लोरीन की तरफ होगा। क्यों क्लोरीन की तरफ होगा? क्योंकि क्लोरीन जो है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इलेक्ट्रोनेगेटिव का मतलब कि ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचता है, इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। इसलिए इसकी ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू हाइड्रोजन। तो जब ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड इसकी तरफ ज़्यादा आएगा, झुकाव इसकी तरफ होगा, तो ये इस यानी आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन जिस तरफ हों वो उसको नेगेटिव कहते हैं। यानी तो यहाँ पर इसको कह देंगे हम पार्शियल नेगेटिव और इसको पार्शियल पॉजिटिव। देखें यहाँ पर पार्शियल नहीं हमने कहा था आयनिक के अंदर ना, आयनिक के अंदर हमने इसको मुकम्मल तौर पर कह दिया था कि ये कैटाइंस है, क्योंकि ये मुकम्मल तौर पर इलेक्ट्रॉन इसने रिलीज़ कर दिया था। और यहाँ पर हमने क्लोरीन को मुकम्मल तौर पर कहा था कि ये एनाइंस है, यानी पूरा नेगेटिव लिख दिया था इसके ऊपर, क्योंकि इसने रिसीव कर लिया था। ये जो पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है ना, इसमें हम मुकम्मल तौर पर नेगेटिव नहीं लिखते बल्कि पार्शियल लिखते हैं, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव। यानी ये इलेक्ट्रॉन कोई मुकम्मल तौर पर क्लोरीन के पास नहीं आ गया या हाइड्रोजन ने मुकम्मल तौर पर इलेक्ट्रॉन नहीं दे दिया, बल्कि शेयरिंग की, उस शेयरिंग के नतीजे में ज़्यादा इन्फ्लुएंस जो था ना वो क्लोरीन का था। इसलिए इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड जो है वो ज़्यादा क्लोरीन की तरफ चला गया, इसलिए उसको हमने कह दिया पार्शियल नेगेटिव। इसी तरह हाइड्रोजन और फ्लोरीन के दरमियान जो बॉन्ड बनता है इसको HF कहते हैं, HF मॉलिक्यूल। तो HF में भी यही होता है कि जो ज़्यादा नेगेटिव होगा वो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। तो फ्लोरीन जो है वो क्लोरीन से भी ज़्यादा इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, क्योंकि ये ग्रुप में सबसे ऊपर है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इससे भी, क्लोरीन से भी ज़्यादा होती है। तो इसके ऊपर ज़्यादा नेगेटिव इसको हम कह सकते हैं। तो ये अब देखें, अब एक तरफ पॉजिटिव है दूसरी तरफ नेगेटिव है, यानी पोलर बन गए, यानी पोल्स बन गए। ठीक है, तो इसको कहते हैं पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। तो इसी तरह होता है नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। तो नॉन पोलर कौन सा होगा? नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड ऐसा बॉन्ड होगा जिसमें इलेक्ट्रॉन की जो शेयरिंग होगी ना वो दरमियान में होगी, यानी एक जैसी होगी। यानी इलेक्ट्रॉन जितना एक एटम के पास होगा उतना ही दूसरे के पास होगा। और ये किसके दरमियान हो सकती है फिर? एक किस्म के इलेक्ट्रॉन, एक किस्म के एटम के दरमियान जो बॉन्ड बनेगा ना, ये उसके दरमियान हो सकती है। मिसाल के तौर पर हाइड्रोजन हाइड्रोजन के दरमियान बॉन्ड बनेगा, तो दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसी होगी? एक जैसी होगी। क्लोरीन क्लोरीन के दरमियान जो बॉन्ड बनेगा, तो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड कहाँ होगा? दरमियान में होगा। जितना इन्फ्लुएंस इस क्लोरीन का है इतना इन्फ्लुएंस उसका है, क्योंकि एक जैसे इनके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इस तरह ब्रोमीन ब्रोमीन के दरमियान उसमें भी जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड होगा वो दरमियान में होगा। तो यानी कोई पोल्स नहीं बनेंगे।
तो यानी एक किस्म के एटम्स के दरमियान जो कोविलेंट बॉन्ड बनेगा वो नॉन पोलर कोविलेंट बॉन्ड भी उसे कहते हैं। ठीक है, इसी तरह है कोऑर्डिनेट कोविलेंट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट कोविलेंट बॉन्ड में एक ऐसा होता है कि एक एटम जो है ना वो मुकम्मल तौर पर एक इलेक्ट्रॉन पेयर दूसरे एटम को दे देता है। इलेक्ट्रॉन पेयर, अभी कोविलेंट बॉन्ड के अंदर हमने कहा था कि शेयरिंग होगी, इक्वल शेयरिंग होगी। एक जितने शेयर एक एटम करेगा उतनी ही शेयर कौन करेगा, दूसरा एटम करेगा। चाहे वो सिंगल शेयरिंग कर दे, सिंगल इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करे, चाहे डबल इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करे, चाहे ट्रिपल इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करे, लेकिन शेयरिंग होगी। यानी शेयरिंग का मतलब जितना एक एटम देगा उतना ही दूसरा एटम देगा इलेक्ट्रॉन्स। कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड में ये होता है कि एक पूरा इलेक्ट्रॉन पेयर जो है ना वो कौन दे देता है, एक एटम दे देता है दूसरे को। आपको पता है कि बॉन्ड बनता कब है, जब कम से कम दो एटम इलेक्ट्रॉन्स हों, उस तब बॉन्ड बनेगा, अदरवाइज नहीं। तो फिर ये पूरा इलेक्ट्रॉन पेयर जो है ना, पेयर पूरा इलेक्ट्रॉन यानी दो इलेक्ट्रॉन्स का पेयर, दो इलेक्ट्रॉन यानी एक पेयर पूरा दूसरे एटम को दे दे, ऐसे बॉन्ड को कहते हैं कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। इसमें देखें ये अमोनिया है और HCl के दरमियान जो बॉन्ड बनता है ना वो होता है कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। तो ये NH4Cl बनता है। ये किस तरह बनता है, ये देखें यहाँ पर हम इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकते हैं कि देखें ये NH3 है। N के पास आपको पता है नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं आखिरी शेल में। तो देखें ये NH3, इसने 3 इलेक्ट्रॉन तो हाइड्रोजन के साथ शेयर करके कोवेलेंट बॉन्ड बना लिया। अब इसके पास ना एक ये पूरा एक इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन यानी एक लोन पेयर इसे कहते हैं, दो इलेक्ट्रॉन्स हों या लोन पेयर। तो ये दो इलेक्ट्रॉन्स जो है ना ये किसी के साथ जुड़े हुए नहीं हैं। जब NH3 के अंदर जब HCl को मिक्स किया जाता है तो उसके नतीजे में क्या होता है कि ये जो हाइड्रोजन है ना ये यहाँ से उठकर कहाँ आ जाता है, इसके पास आ जाता है। यानी हाइड्रोजन सिर्फ हाइड्रोजन का सिर्फ न्यूक्लियस आता है और हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन इधर ही छोड़ आता है। ये देखें यहाँ पर हाइड्रोजन और क्लोरीन के दरमियान कोवेलेंट बॉन्ड बना हुआ है। ये जो ब्लू वाले इलेक्ट्रॉन हैं सर्कल, ये हैं क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन्स, और ये जो ग्रीन है ये एक इलेक्ट्रॉन है हाइड्रोजन का, इसने कोवेलेंट बॉन्ड बनाया हुआ है। इधर NH3 ने कोवेलेंट बॉन्ड बनाया हुआ है। अब जब इनको आपस में मिक्स करते हैं तो फिर क्या होता है कि ये जो हाइड्रोजन होता है ना ये मुकम्मल तौर पर अपना इलेक्ट्रॉन इधर ही छोड़ देता है। ये देखें अपना इलेक्ट्रॉन इसने इधर छोड़ दिया और किधर आ गया, NH3 के पास आ गया। अब ये NH3 के पास आया तो अमोनिया के दो नाइट्रोजन के दो इलेक्ट्रॉन जो थे ना वो फ्री थे। इसने इधर से हाइड्रोजन आया, न्यूक्लियस आया, सॉरी हाइड्रोजन का न्यूक्लियस आया, और इधर से इसने ना दो इलेक्ट्रॉन उसको दे दिए। इस तरह से एक और बॉन्ड बन गया इनके दरमियान। ठीक है, अब देखें कि हाइड्रोजन इधर आया, इस पूरे मॉलिक्यूल के पास आया है हाइड्रोजन, तो फिर इसके ऊपर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। सही है ना, इलेक्ट्रॉन तो इसी के थे, NH3 के नाइट्रोजन के ही इलेक्ट्रॉन थे, तो इलेक्ट्रॉन तो कहीं से नहीं आए, हाइड्रोजन आया, हाइड्रोजन का न्यूक्लियस आ गया इधर, तो न्यूक्लियस आया तो फिर पॉजिटिव चार्ज इधर आ गया। अब ये हाइड्रोजन का न्यूक्लियस जब इधर आया है अपना इलेक्ट्रॉन नहीं लेकर आया, इलेक्ट्रॉन वहीं छोड़ आया है। तो इसका मतलब है कि ये जो एक इजाफी इलेक्ट्रॉन है Cl के पास, इसकी वजह से नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो अब इन नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस के दरमियान बॉन्ड बनेगा जिसको हम कहते हैं कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, ये कोऑर्डिनेट इसको क्यों कहते हैं, क्योंकि इसने एक पूरा इलेक्ट्रॉन पेयर जो है ना वो शेयर कर दिया एक एटम के साथ। अब इनके दरमियान आपस में बॉन्ड बनेगा, इसको मुकम्मल तौर पर कह देते हैं कि ये कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड है। ये कंपैरिजन है कोवेलेंट बॉन्ड और कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड का। जो कोवेलेंट बॉन्ड है आपको पता है कि ये म्यूचुअल शेयरिंग की वजह से बनता है, जबकि कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड जो है ये वन साइडेड शेयरिंग होती है। जैसे अभी आपने देखा कि सिर्फ इसने शेयर किया, नाइट्रोजन ने शेयर किया हाइड्रोजन को पूरे का पूरा लोन पेयर, तो वन साइडेड शेयरिंग हुई।
ये जो कोविलेंट बॉन्ड होता है ये सिमिलर या डिसिमिलर एटम्स के दरमियान बन सकता है। यानी मिसाल के तौर पर H2 के दरमियान भी बन सकता है और HCl के दरमियान भी बन सकता है। यानी दोनों एटम एक जैसे भी हो सकते हैं, मुख्तलिफ भी हो सकते हैं। ये हमेशा दो अनलाइक एटम्स के दरमियान बनेगा, कभी भी हाइड्रोजन के दरमियान नहीं बन सकता ये, या नाइट्रोजन के दरमियान नहीं बन सकता, क्लोरीन के दरमियान नहीं बन सकता। इसी तरह ये पोलर होगा या नॉन पोलर होगा कोविलेंट बॉन्ड, जबकि ये क्या होगा, ऑलवेज पोलर। क्यों पोलर होगा? क्योंकि ये हमेशा इलेक्ट्रॉन एक एटम से दूसरे एटम में जाएगा, तो पोलर ही होगा ना हमेशा। तो तो इसको कैसे डिनोट करते हैं? बाय शॉर्ट लाइंस, जैसे यहाँ पर हमने शो भी किया हुआ है शॉर्ट लाइन से। इसको जो है ना शॉर्ट लाइन से शो किया हुआ है, ये देखें, शॉर्ट लाइन से कोविलेंट बॉन्ड को। जबकि इसको हम एरो से शो करते हैं, जो कोऑर्डिनेट कोविलेंट बॉन्ड होता है इसको एरो से शो करते हैं। तो कोविलेंट बॉन्ड जिन एटम्स के दरमियान होता है, जिन और मॉलिक्यूल्स बनते हैं या कंपाउंड्स बनते हैं, वो यूजुअली इनसॉल्युबल होते हैं वाटर में, पानी के अंदर इनसॉल्युबल होते हैं, यानी वो हल नहीं होते पानी के अंदर। और जिस तरह ग्रीस होती है वो हल नहीं होती। तो इसी तरह जो कंपाउंड्स होते हैं वो सॉल्युबल होते हैं पानी के अंदर, कोऑर्डिनेट कोविलेंट बॉन्ड। अच्छा, इसी तरह मेटेलिक बॉन्ड्स होते हैं। मेटेलिक बॉन्ड्स क्या होते हैं कि ये मेटल के एटम्स और इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान एक बॉन्ड होता है जिसको हम मेटेलिक बॉन्ड कहते हैं। एक्चुअली ये थोड़ा सा डिफरेंट होता है बाकी तमाम बॉन्ड से, वो इस सेंस में कि आपको पता है कि कोई मेटल जो है वो किससे मिलकर बनी हुई होती है, वो अपने एटम से मिलकर बनी हुई होती है। यानी मिसाल के तौर पर आप आयरन समझ लें कि आयरन का एक पीस है, तो वो पीस जो है वो आयरन के एटम से मिलकर बना हुआ है। अब क्या है, मेटल क्या होती है जिसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यानी उनमें ये टेंडेंसी होती है कि वो इलेक्ट्रॉन अपने किसी और को दे सकते हैं मेटल में। तो ये मेटल के, ये एक पीस है, किससे बना हुआ है? मेटल के एटम से बना हुआ है ये सारा, ये देखें। तो अब क्या होता है कि ये जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है ना, ये इस पूरे पीस के अंदर क्या होता है, ये मूव कर सकता है। ये लाजमी नहीं है, ये लोकलाइज नहीं होगा कि ये इलेक्ट्रॉन इस एटम का है तो ये बस इसके गिर्द ही रहेगा। नहीं, ये अब एक मेटल है तो ये इलेक्ट्रॉन है तो इसी का, लेकिन ये कहीं भी मूव कर सकता है। ये इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा तो कोई इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा। सही है। यानी इसके तमाम एटम्स जो है ना मेटल्स के, वो एक एक इलेक्ट्रॉन मिसाल के तौर पर शेयर करेंगे इस पूरे पीस के अंदर। और ये तमाम इलेक्ट्रॉन जो है ना ये मूवेबल होंगे, ये फ्री होंगे, ये एक जगह से दूसरी जगह चले जाएंगे। ये लोकलाइज नहीं होंगे बल्कि डी लोकलाइज होंगे। यानी मतलब ये कि ये इसका इलेक्ट्रॉन सिर्फ इधर ही नहीं रहेगा, या इस एटम का इलेक्ट्रॉन सिर्फ इधर ही नहीं रहेगा, बल्कि कहीं भी मूव करेगा। अब देखें, चूंकि ये लोकलाइज नहीं है, ये डी लोकलाइज हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन जब छोड़ के चला जाता है तो इसके ऊपर क्या रहता है, पॉजिटिव चार्ज हो जाता है। अब जाहिर है, अब ये इलेक्ट्रॉन अगर इधर गया तो कोई इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा। तो अब अब देखें इसको थोड़ा सा ब्राउडर, उसमें माइंड थोड़ा सा ब्रॉड करके देखें तो ये क्या होगा कि ये पॉजिटिव आयंस हो जाएंगे और इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड जो है ना वो मेटल के अंदर मौजूद होगा। अब ये एक फोर्स है पॉजिटिव के दरमियान, पॉजिटिव न्यूक्लियाई के दरमियान, न्यूक्लियस के दरमियान और इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड के दरमियान। इसको मेटेलिक बॉन्ड कहते हैं। ये इलेक्ट्रॉन इस पीस के अंदर रहेगा, लेकिन इस पीस को ये जो फोर्स है ना, मेटेलिक बॉन्ड है, ये मेटेलिक फोर्स, ये इसको इस पीस से बाहर नहीं जाने देंगे, ये इसको इस पीस के अंदर ही कन्फाइन करके रखेंगे। तो ऐसे बॉन्ड को कहते हैं मेटेलिक बॉन्ड। तमाम मेटल्स में ये बॉन्ड पाया जाता है। तो प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं कि ये बनता है एटम्स, यानी मेटल्स के जो एटम हैं उनके दरमियान और इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान ये बनता है। यानी इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड होगा और एटम्स होंगे। अच्छा, गुड कंडक्टर्स एट ऑल, ये तमाम के तमाम गुड कंडक्टर्स होते हैं, यानी इनमें से इलेक्ट्रिसिटी पास कर सकती है, क्योंकि ये एक एक इलेक्ट्रॉन या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन
वो दे देते हैं, फ्री होते हैं, मेटल के अंदर मूव कर रहे होते हैं, तो उसमें से आसानी से करंट पास कर सकता है। मिसाल के तौर पर सोडियम, आयरन, एल्यूमिनियम, कॉपर वगैरह। इसी तरह हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो, इसको समझने के लिए ये देखें कि एक ऑक्सीजन है, ये मॉलिक्यूल है, वाटर मॉलिक्यूल है, ठीक है, और ये वाटर मॉलिक्यूल है, और ये एक दूसरा वाटर मॉलिक्यूल है, दो वाटर मॉलिक्यूल हैं। अब देखें, आपको यहाँ से तो बज़ाहिर नज़र आ रहा है कि ये एक जो है ना, इस ऑक्सीजन ने, इसका आखिरी शेल मुकम्मल है, ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन हैं और 2 इसने कोवेलेंट बॉन्ड बना लिए, तो इसके 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब ये जो है ना, एक लोन पेयर इसके पास मौजूद है। अब क्या होता है कि जब एक इलेक्ट्रॉन दूसरा मालिक्यूल इसके करीब आता है ना, पहले मालिक्यूल के, मिसाल के तौर पे इसे पहला मालिक्यूल कहते हैं, इसे दूसरा मालिक्यूल कहते हैं, तो इसके नतीजे में क्या होता है कि इसका जो लोन पेयर होता है ना, इलेक्ट्रॉन्स का लोन पेयर होता है, वो इस लोन नेगेटिव, इस पे फिर यानी इसको आप कंसीडर कर सकते हैं कि ये लोन पेयर की वजह से इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, और ये हाइड्रोजन, इस हाइड्रोजन और इस ऑक्सीजन के दरमियान, ऑक्सीजन के लोन पेयर की वजह से इसमें जो है ना, वो एक शेयरिंग बन जाती है, ये अट्रैक्शन बन जाती है। इस अट्रैक्शन को क्या कहते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। यानी ये देखें, एन इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बिटवीन ए हाइड्रोजन एटम इन वन पोलर मालिक्यूल। हाइड्रोजन एटम, ये देखें, ये हाइड्रोजन एटम, ये पोलर मालिक्यूल है, H2O, यानी पानी एक पोलर मालिक्यूल है। तो देखें कि इन वन पोलर मालिक्यूल, जैसे कि पानी में, एंड अ स्मॉल इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, ये स्मॉल, ये जो ऑक्सीजन है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? पहले भी मैं बता चुका हूँ कि इसमें कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है। ये होती है कि यहाँ पर बताया था कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो अब ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो फिर ये क्या, ये देखें, एंड अ स्मॉल इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इन यूजुअली अनदर मॉलिक्यूल ऑफ द सेम और डिफरेंट पोलर सब्सटेंस, जैसे कि यहाँ पर ऑक्सीजन है। तो इसकी वजह से, इस लोन पेयर की वजह से, इसमें क्या हो जाता है कि ये आपस अट्रैक्ट करते हैं, यानी ये लोन पेयर है, इस पे इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये इसका जो क्लाउड होगा उसको, नेगेटिव साइड को उस तरफ रिपेल कर देगा, तो उसके नतीजे में पॉजिटिव साइड इस तरफ आ जाएगी, और ये इसको क्या करेगा? अट्रैक्ट कर लेगा। तो इसके नतीजे में क्या होगा? हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएगा। यानी एक मालिक्यूल, पानी का एक मालिक्यूल दूसरे मालिक्यूल से कैसे जुड़ता है? हाइड्रोजन बॉन्ड के जरिए। जबकि एक मॉलिक्यूल कैसे बनता है? वो कोवेलेंट बॉन्ड से बनता है। यानी मॉलिक्यूल कैसे बनेंगे? कोवेलेंट बॉन्ड से। और एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से कैसे जुड़ा रहेगा? हाइड्रोजन बॉन्ड से, ठीक है। तो इसी तरह वैन डर वाल्स इंटरेक्शन है, कि वैन डर वाल्स इंटरेक्शन क्या होती है कि they are different from covalent and ionic bond in they are bonding in that they are caused by correlations in the fluctuating polarization of nearby particles। यानी ये क्या करते हैं? फ्लक्चुएट करते हैं। ये मैं आपको भी बताता हूँ कि फ्लक्चुएट करते हैं पोलराइजेशन को, यानी फ्लक्चुएटिंग पोलराइजेशन ऑफ नियर बाई पार्टिकल्स। ये देखें, इसमें क्या होगा कि वैन डर वाल फोर्सेस में क्या होगा कि ये एक पूरा मॉलिक्यूल है, मिसाल के तौर पर ये इसका पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। ये कैसे पॉजिटिव और नेगेटिव? पहले ये बिल्कुल सिमेट्री, एक सर्कल था, दरमियान में पॉजिटिव था और ऊपर इलेक्ट्रॉन थे, बिल्कुल इसका भी ऐसा ही था। जब ये दोनों करीब आए आपस में, तो इलेक्ट्रॉन ने, यानी एक पूरा इसको सर्कल कंसीडर कर लें और दूसरे को भी सर्कल कंसीडर कर लें पहले आप,
तो फिर दोनों इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड आपस में एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। रिपेल करेंगे तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड होगा इस एटम का, वो किस तरफ चला जाएगा, दूसरी तरफ। ये दूसरी तरफ चला जाएगा, क्योंकि रिपेल करेंगे दोनों। तो जैसे रिपेल करेंगे तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड था वो किस तरफ चला जाएगा, दूसरी तरफ। और अब क्या होगा कि ये एटम, इसकी शेप जो है ना, इलेक्ट्रॉनिक शेप इस तरह बन जाएगी, यानी न्यूक्लियस एक तरफ चला जाएगा और इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड एक तरफ आ जाएगा। यानी इस पे समझ लें कि पार्शली, एक तरफ पार्शियल पॉजिटिव बन जाएंगे और एक तरफ पार्शियल नेगेटिव। ये एक न्यूक्लियस है। जबकि दूसरे साइड जो साथ वाला न्यूक्लियस है उसमें क्या होगा कि इसका इलेक्ट्रॉन दूसरी तरफ चला जाएगा, क्योंकि ये इसको रिपेल कर देगा, इलेक्ट्रॉन को, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज को। तो तो फिर इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड इस तरह मूव करेगा, तो यानी उसके एक तरफ नेगेटिव आ जाएगा इस तरफ, और इस तरफ क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। देखिए एक न्यूक्लियस का इस तरफ पॉजिटिव है और दूसरे न्यूक्लियस का इस तरफ क्या है, नेगेटिव। और तो ये दोनों एक दूसरे को क्या कर लेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। अब इसके जो साथ वाला एटम होगा, ये बिल्कुल उसको क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा। इसका साथ वाले का इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड किस तरफ चला जाएगा, दाएं तरफ, जैसे इसका आ गया। तो इसके और इस तरफ जो साइड वाला जो न्यूक्लियस हो, मॉलिक्यूल होगा, उसका इधर क्या होगा, पॉजिटिव होगा, तो ये उसके साथ जुड़ जाएगा। इसका क्या होगा, क्योंकि ये पॉजिटिव है तो इसका ये पॉजिटिव को क्या करेगा, रिपेल करेगा साथ वाले। तो रिपेल करेगा तो इसका साथ वाले का पॉजिटिव इधर आ जाएगा और उसका नेगेटिव इधर आएगा, तो ये आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। इस तरह की फोर्सेस को कहते हैं वैन डर वाल फोर्सेस। ये बहुत शॉर्ट रेंज फोर्सेस होती हैं, यानी ये कोई, यानी ये सिर्फ इसकी जो वैन डर वाल फोर्सेस होगी, अट्रैक्शन होगी, वो सिर्फ साथ वाले एटम के लिए, मॉलिक्यूल के लिए होगी। जो इधर मॉलिक्यूल है उसके लिए कोई अट्रैक्शन नहीं है या कोई रिपल्शन नहीं है, यानी ये शॉर्ट रेंज फोर्सेस होती हैं। और ये कोई डायरेक्शनल भी नहीं होती। मतलब ये है कि लाजमी नहीं है कि हमेशा ये इस तरफ से इस तरफ ही हो सकता है कि कोई इधर से इलेक्ट्रॉन आए तो ये इसको इधर कर दे। यानी लाजमी नहीं है कि न्यूक्लियस हमेशा इसका इधर रहेगा। ये तो सिर्फ दो मॉलिक्यूल के न्यूक्लियर चार्जेस दिखाए गए हैं, तो लाजमी नहीं है कि ये हमेशा इस तरफ हो सकता है ये नेगेटिव इस तरफ चला जाए, पॉजिटिव इस तरफ आ जाए। तो ये कोई डायरेक्शनल नहीं होती, इनकी शॉर्ट रेंज होती हैं। तो ये हमारा आज का लेक्चर था। इसमें कोई क्वेश्चन हो तो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में उसको देखेंगे। अल्लाह हाफिज़।